गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, आज के लेक्चर में हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बारे में स्टडी करेंगे, मतलब बिहेवियर ऑफ वायर अंडर इंक्रीजिंग लोड। ओके, एंड दिस कैन बी स्टडीड बाय प्लॉटिंग अ ग्राफ ऑफ स्ट्रेस अगेंस्ट स्ट्रेन। तो इन टुडेज लेक्चर वी विल डिस्कस स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। देखिए, यहाँ पर एक वायर है। Suppose a metal wire is suspended vertically from this rigid support. यहाँ पर ये rigid support है स्टूडेंट. Okay, let this metal wire is suspended from vertically from a rigid support and stretched by applying the loads to its lower end. देखिए, यहाँ पर एक lower end है. Now let this is known as weight pan. This is weight pan. ओके, जिसके अंदर हम स्टेप बाय स्टेप वेट्स ऐड करते जाएंगे ताकि यहाँ पर इलोंगेशन इन वायर होगा एंड दैट कैन बी स्टडीड। ओके, द लोड इज़ ग्रेजुअली इंक्रीज इन स्मॉल स्टेप्स अंटिल द वायर ब्रेक्स। द इलोंगेशन प्रोड्यूस इन द वायर इज़ मेजर्ड ड्यूरिंग ईच स्टेप। और ऐसे करते करते हम हर एक स्टेप के अंदर स्ट्रेस और स्ट्रेन फाइंड आउट करेंगे और उनके बीच ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो ग्राफ इस तरह का होगा स्टूडेंट। तो यहाँ पर ये डिस्कस करने वाले हम। ओके, सो दिस इज़ नोन एज स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। देखिए, स्ट्रेस का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज स्ट्रेस? स्ट्रेस इज नथिंग बट द फोर्स पर यूनिट एरिया दैट इज़ क्रॉस सेक्शनल एरिया। और स्ट्रेन का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज स्ट्रेन? चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। तो अप्लाइड लोड की वजह से यहाँ पर लेंथ इंक्रीज होगी। सो इंक्रीज इन लेंथ डेल्टा एल डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो इस तरह से हम हर एक स्टेप मतलब क्या होता है कि यहाँ पर वेट पैन के अंदर हम सपोज 100 ग्राम्स, हर एक स्टेप में 100 ग्राम्स यहाँ पर वेट ऐड करते जाएंगे। पहले 100 ग्राम्स, उसके बाद 200 ग्राम, 300 ग्राम, 400 ग्राम, इस तरह से वेट्स ऐड करते जाएंगे सो दैट द इलोंगेशन टेक्स प्लेस इन द वायर। और उसके वजह से जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा अप्लाइड वेट की वजह से, तो उनके बीच फिर इस तरह का ग्राफ हमें मिलेगा। तो ग्राफ की यहाँ पर हमें स्टडी करनी है स्टूडेंट्स। ओके, चलिए स्टूडेंट्स, इसके अंदर पहले हम 100 ग्राम वेट ऐड कर देते हैं। एक 100 ग्राम वेट ऐड कर दिया तो ये वायर यहाँ पर इलोंगेट होगी। वायर इस तरह से इलोंगेट होगी स्टूडेंट। ओके, ये फर्स्ट स्टेप होगी। फिर से अगर और एक 100 ग्राम, इस तरह से 100 ग्राम 100 ग्राम 100 ग्राम वेट्स हम ऐड करते जाएंगे इसके अंदर, तो ये वायर इलोंगेट होगी। यहाँ पर ये वायर इस तरह से इलोंगेट होगी। ओके, सो इलोंगेशन इन द वायर दैट इज़ नोन एज डेल्टा यल और इनिशियल लेंथ ऑफ द वायर इज़ यल। तो इस तरह से हम हर एक स्टेप मतलब 100 ग्राम जब वेट ऐड करेंगे इसके अंदर, तो कंटिन्यूसली हर एक स्टेप के अंदर हम स्ट्रेस कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज़ फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। ओके, और स्ट्रेन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए, इनिशियली क्या होगा कि यहाँ पर जैसे हम वेट ऐड करते जाएंगे स्टूडेंट, तो लेंथ ऑफ द वायर कंटिन्यूसली गोज ऑन इंक्रीजिंग। ओके, तो जैसे हम इसके अंदर ग्रेजुअली वेट्स ऐड करेंगे स्टूडेंट, तो स्ट्रेस इंक्रीज होगा और उसकी वजह से डायमेंशन चेंज होगा, दैट इज स्ट्रेन। देखिए, इनिशियली एज स्ट्रेस इंक्रीज्ड स्ट्रेन आल्सो इंक्रीजेस। सो अप टू ई पॉइंट, देखिए ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है ना। सो दिस इज स्ट्रेट लाइन ग्राफ। तो इसका मीनिंग क्या होता है? देखिए कि इनिशियली द ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन अप टू पॉइंट ई। इट शोज दैट अप टू पॉइंट ई स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। That means stress directly proportional to strain. Okay, अब stress directly proportional to strain, this is nothing but Hooke's law. ये Hooke's law है ना स्टूडेंट, राइट? So hence Hooke's law is obeyed. The wire is perfectly elastic and it completely regains its original length when load is removed. इसका मीनिंग क्या होगा कि अगर हम ग्रेजुअली जैसे लोड ऐड करते जा रहे थे, अगर हम ग्रेजुअली इसके अंदर से लोड हटा देते हैं, सो ग्रेजुअली loads in the weight pan is decreases so that wire
रिगेन इट्स ओरिजिनल लेंथ अगेन। तो यहाँ पर जो इलांगेशन हुआ है फिर से क्या होगा, वायर उसकी ओरिजिनल लेंथ यहाँ पर ऑब्टेन कर सकता है। मतलब दिस इलांगेशन और एक्सटेंशन टेक्स प्लेस इन विद इन लिमिट। तो विद इन लिमिट स्ट्रेस और स्ट्रेन अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो दैट इज़ नोन एज हुक्स लॉ। ओके, सो ये जो यहाँ पर सपोज यहाँ पर पॉइंट मान लेते हैं हम, ओ पॉइंट है ओरिजिन, तो ओ टू ई दैट गिव्स स्ट्रेट लाइन। ओके, इनिशियली इसका मतलब क्या होता है कि दिस एक्सटेंशन टेक्स प्लेस विद इन इलास्टिक लिमिट, सो दैट स्ट्रेस और स्ट्रेन, जैसे स्ट्रेस वाई एक्सिस पर है और स्ट्रेन एक्स एक्सिस पर है, तो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए यहाँ पर ये ग्राफ कैसे आ गया, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है स्टूडेंट। ओके ओके, सो द वायर इज perfectly elastic from O to E and it completely regains its original length when load is removed. Okay student, so point E is called elastic limit. तो ये elastic limit या फिर that is also known as limit of proportionality, मतलब O to E तक यहाँ पर स्ट्रेस और स्ट्रेन प्रोपोर्शनैलिटी में रहते हैं, इसलिए लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी या फिर E पॉइंट इज नोन एज इलास्टिक लिमिट। नाउ जस्ट बियॉन्ड द पॉइंट ई, अब देखिए इसके अंदर और 100 ग्राम अगर हम ऐड कर देते स्टूडेंट लोड, तो स्ट्रेस इंक्रीज हुआ ना, तो ई टू ई डैश ग्राफ देखिए, इट इज़ नॉट स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन है कि यहाँ पर नहीं, जस्ट बियॉन्ड पॉइंट ई, ओके, अप टू द पॉइंट ई डैश शोज दैट फॉर स्मॉल इंक्रीज इन स्ट्रेस द स्ट्रेन इंक्रीजेस मोर। देखिए अगर हम यहाँ पर वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते स्टूडेंट, तो इतना यहाँ पर इंक्रीज इन स्ट्रेस हुआ है, लेकिन स्ट्रेस कितना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, मतलब स्मॉल इंक्रीज इन स्ट्रेस प्रोड्यूसेस लार्ज चेंज इन स्ट्रेस, द स्ट्रेन इंक्रीजेस मोर रैपिडली देन ओके स्ट्रेस। तो यहाँ पर हुक्स लॉ ओबे होता है क्या, नहीं, बिकॉज अगर हुक्स लॉ ओबे होता है तो दैट ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन, लेकिन यहाँ पर देखिए द ग्राफ बेंड्स टूवर्ड्स द स्ट्रेन एक्सिस। देखिए अगर ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है यहाँ तक, इंस्टेड पासिंग अलॉन्ग दिस स्ट्रेट लाइन द ग्राफ कहाँ पर बेंड हुआ है, टूवर्ड्स द स्ट्रेन एक्सिस, स्ट्रेन एक्सिस की तरफ मूव है ना ये, मतलब ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं है, कर्व ग्राफ है। और देखिए यहाँ पर कि अगर E और E डैश पॉइंट से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते तो दैट गिव्स वेरी स्मॉल इंक्रीज इन स्ट्रेस, ओके, दैट प्रोड्यूसेस लार्ज चेंज इन स्ट्रेन। ओके स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर अगर हम स्ट्रेस कम भी कर देते तो क्या होगा, ये वायर इलास्टिक प्रॉपर्टी पजेस करता है। ओके, अगर यहाँ पर हम ग्रेजुअली लोड हटा भी देते, ओके, जीरो लोड कर देते यहाँ पर, तो जैसे E टू O पॉइंट आता है रिटर्न, वैसे यहाँ पर E डैश से लेट ये पॉइंट यहाँ पर लेते हैं हम P पॉइंट तक, तो ये ग्राफ होगा यहाँ पर। ओके, सो दिस इज E डैश P is obtained, such graph is obtained. This shows that the wire still will regain its elastic properties, but the strain has value OP. तो लेकिन स्ट्रेन यहाँ पर OP होगा, मतलब क्या, इसका क्लियर कीजिए कि अप टू E पॉइंट द एक्सटेंशन इज विद इन इलास्टिक लिमिट, मतलब अगर हम कहीं पर भी यहाँ से E पॉइंट तक वेट हटा देते तो ओरिजिनल लेंथ वायर ऑब्टेन करता है यल, सपोज यल मान लेते हैं हम 1 मीटर है। ओके, तो विद इन इलास्टिक लिमिट सपोज यहाँ पर इसका एक्सटेंशन हुआ है डेल्टा यल, दिस इज 0.02 मीटर, तो लेंथ कितनी होगी यहाँ पर 1.02 मीटर, बराबर है, मतलब 0.02 मीटर ये यहाँ पर चेंज इन लेंथ है स्टूडेंट। नाउ अगर हम E पॉइंट तक बात कर रहे हैं विद इन इलास्टिक लिमिट, ओके, अगर ग्रेजुअली सारे वेट्स भी हम हटा देते तो फिर से लेंथ ऑफ द वायर कितनी हो जाएगी, 1 मीटर हो जाएगी, 1 मीटर लेंथ हो जाएगी। लेकिन बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट अगर हम वेट्स इसके अंदर ऐड करते हैं स्टूडेंट थोड़ा सा ज़्यादा, ओके, तो फिर सपोज़ यहाँ पर लेंथ हो गई 1.001 मीटर, 1.001 मीटर, ओके, तो फिर क्या होगा कि अगर हम
मतलब बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट, अब ई टू ई डैश की बात कर रहे हैं, ओके। मतलब बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट अगर हम वेट ऐड करते हैं स्टूडेंट इसके अंदर, तो यहाँ पर लेंथ कितनी हो गई 1.001 मीटर। तो ये इतना एक्सटेंशन अब परमानेंट होगा स्टूडेंट, बिकॉज हमने इसके अंदर वेट ऐड कर दिया, मतलब अप्लाइड लोड बढ़ा दिया है बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट, तब 0.001 मीटर अब इतना एक्सटेंशन वहाँ पर हो गया है। मतलब क्या होता है कि अगर हम ई डैश पॉइंट से ओके लोड हटा देते, कम करते, लेकिन फाइनली क्या होगा इसके अंदर अगर जीरो लोड बचता है तो लेंथ इसकी 1 मीटर नहीं रहेगी स्टूडेंट, अब ये 1.001 मीटर रहेगी। मतलब 0.001 मीटर, दिस इज़ द डिफॉर्मेशन टेक्स प्लेस, ओके। तो यहाँ तक ये ग्राफ है ई डैश टू पी विद इन इलास्टिक लिमिट। जब उसकी लेंथ 1 मीटर थी तब ये ग्राफ था ई ओ, अब कौन सा है ई डैश पी। मतलब ये ओ पी डिफरेंस क्या हो गया, ये इतना डिफरेंस हो गया ओ पी, मतलब 0.001 मीटर इज़ डिफॉर्मेशन टेक्स प्लेस, और इतना गैप हमेशा अब रहेगा, ओके। सो दिस इज नोन एज डिफॉर्मेशन परमानेंट सेट। सो ओ पी इज़ नोन एज परमानेंट सेट। परमानेंट सेट का मतलब क्या होता है कि इतना डिफॉर्मेशन यहाँ पर हुआ है अब, ओके। तो देखिए परमानेंट सेट की डेफिनेशन क्या होगी स्टूडेंट, यहाँ पर ऊपर है देखिए, परमानेंट सेट द परमानेंट डिफॉर्मेशन दैट रिमेन्स in the wire on removal of applied load, that is force which is more than elastic limit, मतलब beyond elastic limit, is called permanent set, right? Okay, देखिए स्टूडेंट्स, if load is increased further, okay, in the weight pan, यहाँ पर थोड़ा वेट और ऐड कर देते, इसका मतलब ई डैश से फिर से थोड़ा यहाँ पर इंक्रीज़ होगा ना स्ट्रेस, तो वाई पॉइंट तक आ जाएंगे हम। अब वाई पॉइंट तक जब आते हैं हम, ओके, तो एट विच, अब देखिए यहाँ पर वाई पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर इस तरह से टेंजेंट ड्रॉ करते स्टूडेंट, ओके। सो ये ग्राफ देखिए ऑलमोस्ट पैरेलल टू द स्ट्रेन एक्सिस, मतलब यहाँ पर वाई पॉइंट ऐसा आता है, मतलब ये स्ट्रेस का, कि जहाँ पर विदाउट इंक्रीज इन स्ट्रेस अब ऑटोमेटिकली स्ट्रेन इंक्रीज होगा, मतलब वायर की लेंथ इंक्रीज होगी। मतलब इस वेट पैन के अंदर इतना अब वेट हो गया कि वायर कंटिन्यूसली अब इलोंगेट होगी, देखिए यहाँ पर ये वाई पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ये ऑलमोस्ट दिस ग्राफ इज पैरेलल टू स्ट्रेन एक्सिस। तो विदाउट इंक्रीज इन स्ट्रेस, मतलब इसके अंदर अगर हम अब वेट ऐड भी नहीं करते तो इतना ज़्यादा वेट यहाँ पर हो गया कि अब विदाउट एडिंग एनी फर्दर वेट लेंथ ऑफ द वायर इज़ कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग। मतलब यहाँ पर एक प्लास्टिक फ्लो हो जाता है। प्लास्टिक फ्लो मतलब क्या होता है कि जहाँ पर डिफॉर्मेशन कंटिन्यूसली होगा विदाउट एडिंग एनी लोड, ओके। देखिए आफ्टर वाई द ग्राफ इज़ पैरेलल टू द स्ट्रेन एक्सिस, मतलब यहाँ पर इंक्रीज इन स्ट्रेस है क्या, तो वेट पैन के अंदर ऑलरेडी इतना वेट अब यहाँ पर हो गया कि और वेट ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, तो वायर कंटिन्यूसली इसकी लेंथ अब इंक्रीज ही रहेगी। देखिए विदाउट इंक्रीज इन स्ट्रेस द स्ट्रेन इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग, ओके। तो वायर की लेंथ कंटिन्यूसली इंक्रीज, सो दिस इज नोन एज प्लास्टिक फ्लो, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन इन द मैटर and the wire is continuously now increasing in its length. This process is known as yielding, और y पॉइंट पर yielding स्टार्ट हुआ है, सो दिस इज नोन एज yield पॉइंट। तो yield पॉइंट मतलब क्या होता है कि द पॉइंट, देखिए डेफिनेशन इसकी, अ पॉइंट ऑन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फ्रॉम विच वायर इलोंगेट्स कंटिन्यूसली विदाउट एडिशन ऑफ एनी लोड इज कॉल्ड yield पॉइंट। ये इसकी डेफिनेशन स्टूडेंट, ओके। तो y इज़ नोन एज yield पॉइंट। अब यहाँ पर विदाउट इंक्रीजिंग द लोड कंटिन्यूसली वायर की लेंथ इंक्रीज होगी स्टूडेंट यहाँ पर, ओके। हम इस पॉइंट पर पहुँच जाते हैं। अब यहाँ से यहाँ तक हमने ग्राफ डिस्क्राइब किया स्टूडेंट। नो तो देखिए y पॉइंट पर यील्डिंग होता है, मतलब प्लास्टिक फ्लो होता है।
ओके, सो करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस होता है स्टूडेंट, यहाँ से यहाँ तक ये स्ट्रेस होता है, सो दिस स्ट्रेस इज नोन एज यील्डिंग स्ट्रेस। ओके, यील्डिंग स्ट्रेस या फिर यील्डिंग स्ट्रेंथ ऑफ द वायर और मटेरियल ऑफ द वायर, राइट। ओके, सो दिस यील्डिंग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल ऑफ द वायर, इसका मीनिंग क्या होता है कि ये स्ट्रेस इतना है यहाँ पर, मतलब वेट पैन के अंदर कि इतना वेट है यहाँ पर सफिशिएंट दैट द विदाउट एडिंग द वेट इन द wire further, the wire continuously increases its length. So this is known as plastic flow or yielding process. Okay, देखिए स्टूडेंट्स, इस वायर की लेंथ अब कंटिन्यूसली इंक्रीज होगी। अगर हम वेट पैन के अंदर वेट ऐड भी नहीं करते फिर भी ये कंटिन्यूसली इंक्रीज हो जाएगी। ओके, नो, अब यहाँ तक ग्राफ डिस्क्राइब हुआ है। अगर हम क्या करते हैं यहाँ पर कि अगर फर्दर इफ़ वी एड वेरी स्मॉल वेट इन द वेट पैन, तो ये ग्राफ इस तरह से इंक्रीज होगा स्टूडेंट। ओके, मतलब वेरी स्मॉल अमाउंट हमने क्या किया यहाँ पर, लोड ऐड करके स्ट्रेस इंक्रीज किया है। ओके, अगर ऐसा करते हैं स्टूडेंट तो क्या होगा, फिर ये स्ट्रेस इंक्रीज होगा और फिर से वायर तो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही थी उसकी लेंथ, अब यहाँ पर एक नेक फॉर्म होगा। नेक फॉर्म होगा मतलब क्या होता है, देखिए कि ये डायमीटर ऑफ द वायर कंटिन्यूसली गोज ऑन डिक्रीजिंग यूनिफॉर्मली। इस तरह से वायर की डायमीटर कंटिन्यूसली डिक्रीज होती है। मतलब ये बी पॉइंट देखिए, ये इतना स्ट्रेस है यहाँ पर, तो दिस इज़ अल्टीमेट स्ट्रेस कहेंगे हम इसको। अल्टीमेट स्ट्रेस मतलब क्या होता है कि ये इतना ज़्यादा स्ट्रेस मतलब लोड हो गया कि एक नेक फॉर्म हो जाता है। दिस इज़ नोन एज नेक। तो ये नेक फॉर्म होता है स्टूडेंट, यहाँ पर नैरो डायमीटर बन जाता है और एक कंटिन्यूसली डायमीटर डिक्रीजिंग रहता है स्टूडेंट, इस तरह से डिक्रीजिंग रहता है। तो दिस पॉइंट इज आल्सो नोन एज नेक पॉइंट। सो व्हाट इज नेक पॉइंट? द मैक्सिमम स्ट्रेस इन द वायर एट विच द डायमीटर ऑफ द वायर कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग, और इस पॉइंट पर इस तरह का नैरो डायमीटर बन जाता है। दिस इज नोन एज नेक। तो बी पॉइंट मतलब ये एन पॉइंट भी होता है। बी पॉइंट इसलिए कि ये मैक्सिमम और अल्टीमेट स्ट्रेस हो गया है। दिस इज़ अबाउट टू ब्रेक द वायर, अब वायर यहाँ पर ब्रेक हो सकती है। सो दिस इज़ आल्सो नोन एज ब्रेकिंग स्ट्रेस। तो ब्रेकिंग स्ट्रेस की डेफिनेशन क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स हम? देखिए, स्ट्रेस डेवलप्ड विद इन द वायर एट द टाइम ऑफ नेक फॉर्मेशन। अब यहाँ पर नेक फॉर्मेशन हो गया है ना, एट द टाइम ऑफ नेक फॉर्मेशन व्हेन वायर इज अबाउट टू ब्रेक। So this is known as breaking stress, okay, और it is also known as neck point। तो ये maximum stress that bears the wire, तो ये कैपेसिटी इस वायर की मैक्सिमम स्ट्रेस कितना ये बेयर कर सकता है, ये यहाँ तक। सो दिस इज़ कॉल्ड एज ब्रेकिंग स्ट्रेस, और इट इज़ आल्सो नोन एज अल्टीमेट और मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द स्ट्रेस दैट कैन बियर द वायर। ओके, अगर अब देखिए ये कंटिन्यूसली इस नेक फॉर्म होता है, मतलब डायमीटर कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग रहेगी। अब यहाँ पर अगर हम क्या कर सकते हैं कि वेट को हटा भी देते स्टेप बाय स्टेप, 100 100 100 200, अगर ज़्यादा भी वेट हम विड्रॉ करते फास्टली यहाँ पर, तो लेकिन ये नेक फॉर्मेशन हो गया, अब ये वायर टूटने ही वाली है। ओके, तो इस तरह से अगर हम वेट यहाँ पर विड्रॉ भी करते स्टूडेंट, मतलब स्ट्रेस कम करने की कोशिश करते, देखिए स्ट्रेस कम हो गया, लेकिन अब दुनिया की कोई भी ताकत इस वायर को ब्रेक होने से रोक नहीं सकती है। तो अगर हम ये लोड हटा भी देते हैं कंटिन्यूसली, देखिए ग्राफ के अंदर स्ट्रेस कम होते जा रहा है। ओके, लेकिन ये वायर ब्रेक होके ही रहेगी। सो एट B1 पॉइंट क्या होता है कि वायर ब्रेक हो जाती है यहाँ पर। ओके, सो पॉइंट B1 इज नोन एज ब्रेकिंग पॉइंट, मतलब द पॉइंट ऑन द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व एट विच द वायर ब्रेक्स इज कॉल्ड ब्रेकिंग पॉइंट। ओके, due to formation of neck in the wire becomes too weak and elongation of the wire continuously increases even though stress is decreasing, due to which the wire breaks at the lower point, that means at the lower stress than that of the
breaking stress. Okay student, so this is known as breaking point. Thus the point on stress strain curve at which the wire breaks is called breaking point. So इस तरह से स्टूडेंट देखिए हमने क्या किया यहाँ पर कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व डिस्क्राइब किया है, मतलब एक वायर और इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली लोड यहाँ पर कनेक्ट करते हुए इलोंगेशन प्रोड्यूस इन द वायर एंड करस्पॉन्डिंग अप्लाइड लोड, मतलब स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच यहाँ पर एक ग्राफ हमने डिस्क्राइब किया है स्टूडेंट. ओके देखिए स्टूडेंट्स, कुछ मेटल्स जैसे कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर होते हैं ना. कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, गोल्ड, ओके एट्सेट्रा. तो इसमें क्या होता है कि ये पूरा पार्ट यहाँ पर मतलब शो होता है. सो दीज मेटल्स परफॉर्म और एग्जिबिट्स दिस टोटल पार्ट ऑफ द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, मतलब वहाँ पर प्लास्टिक फ्लो होगा, इलोंगेशन इन लेंथ होगा, ओके नेक भी फॉर्म होगा, मतलब ये पूरा पार्ट मेटल द्वारा शो होता है. तो कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर ये कुछ ऐसे मेटल्स हैं दैट एग्जिबिट्स द होल पार्ट ऑफ दिस एक्सटेंशन बिहेवियर. ओके सो metals such as copper, aluminum, silver, etc. have large plastic range of extension. They lengthen considerably and undergo plastic deformation till they break. मतलब इसका elongation हम कर सकते बहुत ज़्यादा, वायर की लेंथ हम इंक्रीज कर सकते, वायर की थिकनेस भी थिन कर सकते स्टूडेंट, मतलब ये elongation एक्सटेंड हो सकता है इस मेटल्स के अंदर. सो दे आर कॉल्ड डक्टाइल, बराबर है, बिकॉज इन मेटल्स की हम वायर्स बना सकते हैं, थिन वायर्स बना सकते हैं. सो दे हैव प्रॉपर्टी डक्टाइल. अब थिन वायर कब बन सकते हैं इसकी, when large amount of load is applied beyond elastic limit, then plastic flow is there and thin wires are formed, so that property is known as ductile. This property is known as ductile. फिर से क्या होगा देखिए, मेटल सच एज कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर विच कैन बी हैमर इनटू थिन शीट्स. तो इनके ऐसे हम थिन शीट्स भी बना सकते हैं, ठीक है. एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज मेलेबल. इट इज़ नोन एज मेलेबल प्रॉपर्टी. तो मेटल्स के हम शीट्स, थिन शीट्स बना सकते हैं. सो दिस इज नोन एज मेलेबल. नाउ देर आर सर्टन एग्जाम्पल्स देखिए, सच एज ग्लास देन सिरेमिक्स. ये कुछ एग्जाम्पल्स है स्टूडेंट जिसको हम मेटल की तरह इलोंगेट नहीं कर सकते बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट. ओके जैसे ग्लास है तो विद इन इलास्टिक लिमिट, और जिसकी जैसे ये यहाँ पर मैक्सिमम लिमिट तक पहुँचता है स्टूडेंट ग्लास, तो ग्लास ब्रेक हो जाता है. ओके विद इन इलास्टिक लिमिट या फिर अप टू इलास्टिक लिमिट ग्लास, सिरेमिक जैसे कुछ सब्सटेंसेस या फिर कुछ चीज़ें होते हैं दैट कैन नॉट बी इलोंगेटेड लाइक, जिनके वायर्स हम बना नहीं सकते, जिसके मेटल शीट्स हम बना नहीं सकते बाय हैमरिंग, ओके बाय एडिंग द लोड, जिनके वायर्स हम मतलब थिन वायर्स बना नहीं सकते ग्लास के. सो दिस प्रॉपर्टी इज़ नोन एज ब्रिटल. दिस इज़ नोन एज ब्रिटल. तो ब्रिटल प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है कि मेटल सच एज ग्लास, सिरेमिक एट्सेट्रा ब्रेक विद इन इलास्टिक लिमिट, दे आर कॉल्ड ब्रिटल. ओके देखिए स्टूडेंट्स, मतलब जो डक्टाइल प्रॉपर्टी है मेटल्स की, तो इन डक्टाइल ऑल ग्राफ इज शोन, मतलब दिस इज़ द ग्राफ ऑफ डक्टाइल प्रॉपर्टी मेटल्स. तो ये मेटल का ग्राफ है. तो विद इन इलास्टिक लिमिट इट शोज स्ट्रेट लाइन, बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट इट शोज कर्व पाथ लाइक दिस. ओके तो ये पूरा पार्ट दिस इज डिनोटेड बाय मेटल्स. नो ब्रिटल मतलब क्या होता है कि विद इन इलास्टिक लिमिट ये ग्लास, सिरेमिक ब्रेक हो जाते हैं. तो ब्रिटल और जो ग्लास, सिरेमिक होता है, जो substances which shows brittle property,
तो ब्रिटल प्रॉपर्टीज़ के लिए इतना ही ग्राफ होगा, ये इतना ही ग्राफ होगा ब्रिटल प्रॉपर्टीज़ के लिए, और ये पूरा ग्राफ मेटल्स के लिए। और एक यहाँ पर टाइप है स्टूडेंट्स, दैट इज़ नोन एज इलास्टोमर्स। ओके, दिस इज़ द सब्सटेंस, जैसे डक्टाइल सब्सटेंस मतलब ऑल मेटल शोज डक्टाइल प्रॉपर्टी, ब्रिटल दैट इज़ ग्लास, सिरामिक एट्सेट्रा। और एक टाइप थर्ड होता है इलास्टोमर्स, फॉर एग्जांपल रबर, rubber is the example of elastomers. Okay, so what is elastomers? The materials for which stress and strain variation is not straight line within elastic limit, and strain produces is much larger than the stress applied. Such materials are called elastomers. तो ये इसकी डेफिनेशन स्टूडेंट इलास्टोमर्स की। ओके, तो ग्राफ कैसे होगा इसका, देखिए, दिस इज स्ट्रेन अलोंग एक्स एक्सिस, स्ट्रेस अलोंग वाई एक्सिस। तो इलास्टोमर्स के लिए ग्राफ इस तरह का होगा स्टूडेंट, ये ऐसे इस तरह का होगा। ओके, सो दिस इज द ग्राफ फॉर इलास्टोमर्स। तो ये इलास्टोमर्स सब्सटेंस के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ ये ऐसा आएगा स्टूडेंट, दिस इज कर्व लाइन। ओके, सो दैट इट इज़ नॉट अ स्ट्रेट लाइन, मतलब इलास्टोमर्स डू नॉट possess any Hooke's law, it does not obey Hooke's law. Okay, so there is no well defined plastic region. The stress strain curve of elastic tissue या फिर rubber, okay, is a curve like this, it is not straight line. Okay students.